भिन्न भिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए मित्र पत्रकार बंधुओं, हमारे मंचासीन और मेरी दाईं ओर विद्या भारती को जो एक दिशा प्रदान करने के लिए निरंतर देश भर के अंदर भिन्न भिन्न आयामों को लेकर इस देश की शिक्षा के परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे सभी विद्या भारती परिवार के कार्यकर्ता बंधुओं, विद्या भारती सौभाग्य से दिल्ली के अंदर 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक अपनी साधारण सभा की बैठक करने जा रही है। विद्या भारती का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर देश भर का जो पंजीकृत अपना कार्यालय है वो लखनऊ के अंदर है और उसका प्रशासनिक कार्यालय दिल्ली में है। देश को कार्य की दृष्टि से 11 भागों में बांटे, जिसको हम 11 के क्षेत्र कहते हैं। 46 समितियों प्रांत समितियों के माध्यम से विद्या भारती इस वक्त 24,000 औपचारिक अनौपचारिक विद्यालयों का संचालन 1,62,000 अध्यापकों के मार्गदर्शन में 36 लाख छात्रों को पढ़ाकर विश्व की सबसे बड़ी शैक्षिक संस्थान के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत कर रही है। आज विद्या भारती का कार्य शिक्षा की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो ये विश्व के लिए आश्चर्य है कि समाज के सहयोग से, बिना सरकार के अनुदान से, जो भारत की शिक्षा की परंपरा रही है, समाज आधारित शिक्षा की व्यवस्था, उन्हीं परंपराओं का, उन्हीं ऋषि मुनियों की परंपराओं का निर्वाह करती हुई आज विद्या भारती लगभग 2 करोड़ लोगों के साथ प्रतिदिन काम करती है। चाहे उसका आचार्य परिवार हो, 40 लाख के लगभग पूर्व छात्र, जिनमें से 10,62,700 एक पोर्टल में रजिस्टर्ड होने के कारण से पूर्व छात्रों की भी विश्व से की सबसे बड़ी संस्था विद्या भारती बन गई है। आप विद्या भारती के परीक्षा परिणामों का अवलोकन करेंगे तो आपको आनंद आएगा कि किसी भी प्रदेश के शिक्षा बोर्ड के परिणाम को देखने से उसकी शिक्षा की गुणवत्ता सीधी सामने आती है और आपको आनंद आएगा कि बहुत सारे प्रांतों का जो उस बोर्ड का प्रथम विद्यार्थी है 12वीं और 10वीं का, वहां आपको विद्या भारती का नाम मिलेगा। अभी आपके अपने पड़ोस के अंदर पंजाब प्रांत के अंदर जो 12वीं की प्रथम छात्रा है वो विद्या भारती के विद्यालय की है। 9 ऐसे प्रांत हैं जिनके अंदर पहले 3 छात्र विद्या भारती के प्रत्येक बोर्ड के अंदर है। 11 ऐसे प्रांत हैं जो पहले 10 स्थानों के अंदर आपको विद्या भारती के बालकों के परीक्षा परिणाम नजर आएंगे। जब हम इन सबका अवलोकन करते हैं तो विद्या भारती केवल परीक्षा परिणाम देने वाली या रोजी रोटी के लिए केवल तैयार करने वाली संस्था नहीं, अपितु इस देश की समस्याओं का निदान करने के लिए, इस देश के चुनौतीपूर्ण कार्यों में किसी की भी सरकार हो, उस सरकार का सहयोग करने वाले, यानी ऐसे नागरिकों का निर्माण है जो शिक्षा प्राप्त करते करते इस देश की जड़ों से, इस देश की परंपरा से और इस देश के रीति रिवाजों का विकास करती हुई विश्व स्तरीय कीर्तिमान पैदा करती है। और इसके परिणाम के अंदर देखेंगे तो जो विद्या भारती के पूर्व छात्र, जो मैंने 10 लाख 11 लाख के करीब पोर्टल पर पंजीकृत बताए, अभी यूपीएससी का जो परिणाम आया तो 22 विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षा के अंदर आपको विद्या भारती में मिलेंगे।
15वां रैंक आपको विद्या भारती का मिलेगा। और ये परंपरा कोई एक वर्ष की नहीं है, ये वर्षों से, किसी भी वर्ष के परिणाम देखेंगे तो 20 से 30 विद्यार्थी प्रति प्रशासनिक सेवाओं के लिए विद्या भारती के, वह विद्यार्थी जो नैतिकता के आधार पर, जो संकल्प के आधार पर, जो इस देश की मिट्टी को नमन करते हुए इस देश के बारे में विचार करने वाले और विश्व के अंदर इस राष्ट्र का एक स्थान बनाने वालों की गिनती में वो विद्यार्थी अपनी प्रशासनिक योजनाओं में दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने को मिलेंगे। केवल इतना नहीं, लगभग 1000 से ज्यादा विद्यालय आपको जनजातीय क्षेत्रों के अंदर मिलेंगे। किसी समय में, चाहे वो बस्तर का इलाका हो, चाहे वो दंतोवाड़ा का इलाका हो, चाहे वो लेह लद्दाख का क्षेत्र हो, चाहे वो मणिपुर का क्षेत्र हो, उड़ीसा की जनजाति हो, आज से पहले जब सरकार वहां पहुंची भी नहीं थी, विद्या भारती ने 1952 से जब अपना कार्य शुरू किया तो सरकार कई वर्षों के बाद पहुंची, विद्या भारती का विद्यालय पहले पहुंच गया। ये विद्या भारती का राष्ट्र के प्रति, सेवा के प्रति एक ऐसा उदाहरण है जो शिक्षा को प्रभावित नहीं करता, बल्कि दूसरे लोगों को शिक्षा कैसी हो इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम विद्या भारती के इस भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आज देश के 684 जिलों के अंदर विद्या भारती का कार्य है। किसी ऐसी संस्था से जो सरकार से सहायता नहीं लेती, 684 जिलों के अंदर समाज के लोगों से सहयोग लेकर कार्य करने के लिए विश्व कीर्तिमान है। और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, देश की शिक्षा नीतियां हो, आज विद्या भारती का वह स्थान है कि कोई भी नीति, कोई भी योजना तब तक देश के अंदर संपूर्ण नहीं होती जब तक विद्या भारती से वो योगदान प्राप्त नहीं कर लेते। मेरे कहने का तात्पर्य कि 1986 की शिक्षा नीति को देखेंगे, 1964-66 की शिक्षा नीति को देखेंगे, 1992 की यशपाल समिति को देखेंगे, 2005 की पाठ्यचर्या को देखेंगे, 2020 की शिक्षा नीति को देखेंगे, विद्या भारती ने जो प्रत्यक्ष अपने विद्यालयों के अंदर अपने आचार्यों के माध्यम से जिस शिक्षा के भारतीय मॉडल को प्रस्तुत किया था, इन सारी नीतियों में विद्या भारती के उस पक्ष का समावेश है। केवल इतना नहीं, ये जो 2020 की शिक्षा नीति है, विद्या भारती के मानना है कि जब तक समाज और विद्यालय एक नहीं होता, परिवार और विद्यालय एक नहीं बनते, तब तक उस बालक को अच्छी शिक्षा दे ही नहीं जा सकती। क्योंकि इस देश की शिक्षा की परंपरा के अंदर परिवार एक शिक्षा संस्थान था, देवालय एक शिक्षा संस्थान थे और विद्यालय एक शिक्षा संस्थान थे। ये तीनों संस्थान शिक्षा के केंद्र थे। धीरे धीरे अपने नेतृत्व के नासमझ के कारण से कहें या उनकी मजबूरी कहें, अंग्रेज की चाल बोलें या अपने व्यक्तियों का जो एक भारतीय दर्शन और मनोविज्ञान के प्रति सोचना था, विदेशी ही अच्छा सोचते हैं, ऐसी सोच के कारण से जो किसी राष्ट्र की प्रकृति, संस्कृति, प्रगति के अनुसार शिक्षा चाहिए, उसमें से भारतीयता हट गई। लंबा समय तक देश ने उसको भुगता है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोबारा भारत को के दर्शन करने के लिए एक ऐसी नीति बनी है जिसके आधार पर जो 2047 का विकसित भारत होगा, उसका आधार ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी। और विद्या भारती इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए 31 जुलाई 2020 के अगले दिन 1 अगस्त से ही प्रारंभ हो गई थी जब इसकी घोषणा हुई। और आज हम ये कह सकते हैं
कि विद्या भारती के प्रत्येक विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन 60% से भी ज्यादा अधिक हो गया और आज देश की शिक्षा का नेतृत्व करने के लिए विद्या भारती तैयार है। और इसलिए अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को सहयोग देने के लिए विद्या भारती ने पिछले 2 वर्षों से इस देश के अंदर जो शिक्षा के माध्यम से व्यवसाय नहीं करती, शिक्षा को एक धर्मार्थ दृष्टि से देखती है, ऐसी लगभग 25 संस्थाओं को चिन्हित करके पूरे देश के अंदर संयुक्त अभियान के रूप में कुछ ऐसे विषयों को साथ लेकर जो मौलिक विषय हैं, मातृभाषा की शिक्षा इस देश का मौलिक विषय है, नैतिकता इस देश का मौलिक विषय है, योग शिक्षा इस देश का मौलिक विषय है, संगीत की शिक्षा इस देश का मौलिक विषय है। ऐसे अनेकों पहलुओं पर ये सारी की सारी संस्थाएं विद्या भारती के प्रयास से एकत्रित रूप में कार्य करने के लिए आगे आई हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब यह अभियान संयुक्त रूप से चलेगा, यह देश विश्व के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की शांति के लिए, यह राष्ट्र शिक्षा के माध्यम से दुनिया का नेतृत्व केवल सत्ता हथियाने के लिए नहीं करेगा, लेकिन विश्व का नेतृत्व मानवता के कल्याण के लिए करेगा। किसी भी देश की शिक्षा वह शिक्षा कहलाती है, एक विद्यालय प्रारंभ होने से एक पुलिस स्टेशन बंद हो जाना चाहिए। देश की प्रत्येक समस्या का उत्तर उस विद्यालय के शैक्षिक संस्थान में खोजा जाना चाहिए। जब तक शिक्षा में यह नहीं आता, तब तक कोई भी शिक्षा राष्ट्र का भला नहीं कर पाती, ना ही मनुष्य का भला कर पाती। पैसा कमाने का मशीन तैयार कर सकती है, मनुष्यता और मानवता की दृष्टि से वो पीछे रह जाती है। भारत ने यदि दुनिया के अंदर अपना स्थान बनाना है, तो भारत का जो प्राचीन आधार है अध्यात्मवाद, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक कार्यस्थल पर जब तक आध्यात्मिकता का बोध नहीं होगा, भारत की विश्व में पहचान नहीं बन सकती। आज विश्व भारत को निहार रहा है और उस निहारने के लिए विद्या भारती की शिक्षा विश्व के अंदर स्थान दिलवाने के लिए प्रतिदिन नया कार्य करने के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत जल्दी विद्या भारती अपना दूरदर्शन के माध्यम से, यानी टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देश भर के लोगों के लिए शिक्षा का एक खुला मंच प्रदान करेगी। देश के 24,000 विद्यालयों को एक कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेगी, ताकि आज विश्व की जो जरूरत है सूचना और तकनीक की, डिजिटलाइजेशन की, विद्या भारती अपनी परंपराओं के साथ इस तकनीक, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को साथ मिलाकर शिक्षा के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। दिल्ली की 3 तारीख से प्रारंभ होने वाली साधारण सभा इन सारे प्रश्नों पर विचार करेगी। देश के शेष बचे हुए जिलों के अंदर कार्य कैसे पहुंचे, इसका निर्णय करेगी। इस डिजिटल युग के अंदर रोबोट के माध्यम से, एआई के माध्यम से शिक्षा की नैतिकता को बचाकर कैसे आगे बढ़ा जाए, ऐसा विद्या भारती की साधारण सभा, जिसमें देश भर के शिक्षाविद उपस्थित हो रहे हैं, देश के प्रत्येक प्रांत से उसके प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं। मैं आप सबको भी एक निमंत्रण देता हूँ, उस साधारण सभा के अंदर आप आइए, देखिए। और उससे एक दिन पहले विद्या भारती अपने केंद्रीय कार्यालय का, जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर तैयार हो गया है, भारत के शिक्षा मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री, उसके लोकार्पण के लिए 10:30 पर 2 तारीख को आ रहे हैं। आप सभी को मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, उस कार्यक्रम में आप आइए, जहाँ मैंने
शिक्षा के विचार के लिए 3 एजेंसियों की बात की। मेरा कथन पूरा नहीं होगा यदि मैं आप सब मित्रों को उस एजेंसी का हिस्सा नहीं मानूं। पत्रकारिता भी शिक्षा का चौथा स्तंभ बनता है। आपके माध्यम से जो विचार जाता है, जो सकारात्मकता जाती है, उससे समाज शिक्षित होता है। इसलिए आप भी हमारे ही उस परिवार के सदस्य हैं और आओ संयुक्त परिवार के रूप में हम इस विचार को केवल पत्रकार वार्ता के माध्यम से नहीं, लेकिन अपने विचारों के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाने में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सभी स्वरूपों के अंदर हम घर घर तक पहुंचाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपने कथन को विराम देता हूं। धन्यवाद। अपनी प्रेस भी बता दोगे तो मुझे अच्छा। मेरा नाम अरुण पांड्या है। आपने कहा कि बड़ा सुंदर प्रश्न किया। आप उस संवेदनशीलता से जुड़े हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं। देश की शिक्षा व्यापारियों के हाथ में आएगी तो संस्कार शून्य हो जाएगा। जब देश की शिक्षा खरीदने और बेचने की वस्तु बन जाएगी, विद्या भारती शिक्षा के उस मर्म को समझती है। और ये जो मैंने 1000 जनजातियों के अंदर विद्यालय बताए, ऐसे 11,000 संस्थान हैं जिसमें 1 नया पैसा विद्यार्थी से नहीं लिया जाता। 4 लाख से ज्यादा बच्चे उसके अंदर पढ़ते हैं। प्रत्येक विद्यालय के अंदर हमने 1992 में भोपाल में एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था। भाऊराव देवरस उस वक्त विद्या भारती के संरक्षक के नाते दायित्व देखते थे। उन्होंने एक आह्वान किया था, प्रत्येक विद्यालय 5% बच्चे बिना फीस से, यानी अभावग्रस्तों के लिए करें। और विद्या भारती तब से अपने विद्यालयों में निरंतर यह कार्य कर रही है। हमारी मान्यता है, जब कक्ष में कृष्ण और सुदामा इकट्ठे बैठेंगे, भारत तब भारत बनेगा। यदि केवल राजा और अमीरों के बालक इकट्ठे बैठेंगे, गरीबों के बालक अलग बैठेंगे, भारत भारत नहीं बन पाएगा। ऐसी हमारी मान्यता है। इसलिए हमारा इस पर विशेष आग्रह निःशुल्क शिक्षा के ऊपर है। सर मेरा क्वेश्चन है, की शिक्षा से लगातार मेरा नाम संजीव राठौर है, मैं दिल्ली समाचार से बोल रहा हूँ। सर मेरा सवाल है, बीटीएस की जो शिक्षा नीति सलमान खुर्शीद द्वारा चलाई जाती थी पिछली सरकारों में, और आज की जो नीति है विद्या भारती की, इसका परिणाम मैंने देखा है, जो पाकिस्तान से सिंध प्रांत से जो लोग आए हैं देश में, उनको भी शिक्षा भारती बड़ा अच्छा सहयोग करती है। वो देखने से भी महसूस होता है पत्रकार के अलावा भी। धन्यवाद। सर राजेश चौहान दिल्ली से। मैं बस छोटा सा एक प्रश्न है कि जो विद्या भारती है, जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, उसके साथ क्या किस तरह से इसको सहयोग कर पाएगी, या गुरुकुल की जो विद्या है, जो हमारी पारंपरिक विद्या है, उस चीज को आप कैसे बढ़ावा कर पाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वान ये जानते हैं कि शिक्षा परंपराओं से जुड़ी रहती है, शिक्षा संस्कृति से जुड़ी रहती है। जब शिक्षा से परंपराएं और संस्कृति हट जाए तो शिक्षा बेमानी बन जाती है। भारत की गुरुकुल शिक्षा परंपरा का इतिहास सारे पत्रकार मित्रों को जरूर पढ़ना चाहिए। 16वीं शताब्दी पर आपको जाना चाहिए, अध्ययन करें। अभी इस वक्त वो समय नहीं है जब अंग्रेज के सर्वेक्षण के माध्यम से भारत की 98% लिटरेसी रेट, प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक शहर के अंदर शिक्षा का स्रोत थे और उनका केंद्र बिंदु गुरुकुल रहता था। आचार्य और शिष्य इकट्ठे बैठकर विचार करते थे, इकट्ठे बैठकर सोचते थे,
एकत्रित बैठकर उस सोच को क्रियान्वयन करते थे, क्रियान्वयन के परिणामों को आत्मसात करते थे और उन परिणामों से समाज का कल्याण करते थे। विद्या भारती अपने 300 रेजिडेंशियल स्कूलों के माध्यम से आज देश भर के अंदर हम 300 रेजिडेंशियल स्कूल चला रहे हैं। उनमें उस गुरुकुल परंपरा को आधार बनाया गया है और आज वर्तमान गुरुकुल कैसा चाहिए, जो विश्व को जरूरत है, देश को जरूरत है, उसका समावेश किया है। ऐसे हमने 300 आवासीय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूलों का संचालन विद्या भारती कर रही है। उसका एक कारण है कि जब 24 घंटे विद्यार्थी आचार्य के शरण में रहता है और धीरे धीरे ये गुरुकुल परंपरा परिवार में पहुंचे, तो दिल्ली की पिछली पत्रकार वार्ता में हमारे अध्यक्ष जी ने उस वक्त कहा था, हमने जो एक विजन दिया, फ्यूचरिस्टिक विजन जो हमारा था, उसमें हमने कुटुंब प्रबोधन भी नाम लिया था। हमारी मान्यता है कि ये जो दिल्ली का हरिनगर का हमारा सरस्वती विद्या मंदिर जहां बैठे हैं, इनके जिन परिवारों को इनके बच्चे पढ़ते हैं, उन परिवारों का भी प्रबोधन हो और जो परंपराएं परिवार की रहती हैं, तो कम से कम पूर्ण रूपेण गुरुकुल परंपरा नहीं आएगी, लेकिन आंशिक गुरु परंपरा रहेगी। विद्या भारती का अभिभावक संपर्क का मॉडल इस दिशा में प्रारंभ से काम कर रहा है और इन दोनों बातों को जोड़कर हम अपने रेजिडेंशियल स्कूलों के माध्यम से उस गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रेस वार्ता को यही समाप्त करते हैं। आप सभी प्रेस वार्ता में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भोजन हाँ, 2 अप्रैल को 10:30 बजे बाल भवन के अंदर विद्या भारती का जो केंद्रीय कार्यालय बना है, उसका लोकार्पण समारोह है, जिसके अंदर भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत बड़े चिंतक जिन्होंने अनेकों ग्रंथों का, ऐसे सुरेश सोनी जी, और हमारी अमृतानंद गुरु माँ, जिनका टीवी चैनल के ऊपर आपने प्रवचन सुना होगा, वो सब आशीर्वाद देने के लिए आ रहे। आनंद में गुरु माँ हरियाणा प्रांत से हैं और गन्नौर में उनका आश्रम है, गन्नौर आश्रम है, वे भी आ रहे हैं। 3 तारीख से साधारण सभा हमारी यहाँ प्रारंभ हो रही है, 3:30 बजे उसका उद्घाटन है। उसकी प्रेस नोट आपको भी मिल सकते हैं। बीच में कोई ऐसा अवसर आया तो चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि उसका एक शेड्यूल रहता है, उसको ओपन हाउस नहीं रखा जा पाता, क्योंकि उसमें एक निर्णय निर्धारण की चर्चा प्रक्रिया रहती है। लेकिन बैठक के बाद उसमें क्या क्या निर्णय हुए, ये आप सभी के सामने उसको हम रखेंगे, तब आप आइए, अच्छा लगेगा। धन्यवाद। और आपका आग्रह 2 तारीख के कार्यक्रम को कवर करने के लिए भी आप सभी को निवेदन है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि जियो के प्लेटफॉर्म पर उसको सार्वजनिक उनके टीवी चैनल पर इस सारे को दिखाया जाए, लोकार्पण को, ऐसा प्रयास चल रहा है। तो उसके अंदर